चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको सर लिख तो रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पढ़ा रहे हो अलजेब्रा में। तो जैसा भी अपन ने लीनियर इक्वेशन में देखा था, लीनियर इक्वेशन है क्या, बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज़ है, मतलब पॉइंट्स ही तो हैं, वो हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आएगी, नहीं, वो लीनियर इक्वेशन के अंदर ही आती है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है, तो इसको अलग से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये तो अपन देख ही चुके हैं कि भाई अपन कार्टेशियन प्लेन की अगर बात करते हैं तो मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होता है। ठीक है, और ये पार्ट, ये जो क्रॉस हेयर है इसे कहते हैं अपन ओरिजिन। और हम पॉइंट दिखाना देख चुके हैं, अब अपन पॉइंट की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, वो क्या कहता है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, लेट से एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और दूसरा कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट P इधर ले लेते हैं, ये रहा अपना पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और एक पॉइंट ले लेते हैं Q इधर जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा दिख सके। ये चीज़ कर रहा हूँ मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे डाला, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर नीचे डाला, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा, ये तो रेक्टेंगल बन रहा होगा, राइट। और ये मैंने ज्वाइन कर दिया P और Q को। मुझे क्या निकालना है, PQ। लेट से ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है, और इसको ओरिजिन को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और इसको पॉइंट को लिख देते हैं TU, लिख लेते हैं। ठीक, अगर U के कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूँ तो U के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, ये डिस्टेंस कितनी है x1 और ये डिस्टेंस है y1। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ इस तरह से, यही तो है, ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है y2, ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2। तो u के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, x1, 0, राइट। ये चीज़ क्लियर है। t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2, 0। ठीक, अगर मैं y2 के लिखना चाहूँ कोऑर्डिनेट्स, ये इस पॉइंट के, ये लेट से ये y2 डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, और y1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर s के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पॉइंट मतलब x1 और ये पॉइंट y2, तो x1, y2 ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे क्या निकालना है, PQ डिस्टेंस। मुझे क्या निकालना है, PQ डिस्टेंस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PQS। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और S के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y2। ये चीज़ है। अगर मैं PS डिस्टेंस की बात करूं, ये कितनी होगी, PS देखना, y1 में से y2 हटा दूं तो ये डिस्टेंस बचेगी PS। तो PS को मैं क्या कह सकता हूं, y1 माइनस y2। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं UT मतलब QS, अगर ये रेक्टेंगल है तो, राइट। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस कंप्लीट इज x2 एंड दिस इज x1। तो x2 में से अगर x1 हटा दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अपनी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, x2 माइनस x1। ठीक, हमें निकालना क्या है, PQ। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है PQS, इन ट्रायंगल PQS, बुधायन सूत्र लगा देते हैं। ठीक, तो बुधायन सूत्र लगाया इसमें तो क्या आ जाएगा, PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। ठीक, तो यहाँ से PS कितना है अपने पास, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस SQ क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू
पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अगर पी क्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो मैं इसको अगर x2 माइनस x1 है तो x1 माइनस x2 भी तो लिख सकता हूँ, माइनस अगर कॉमन लेके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस तो हट जाएगा, तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, मतलब एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर एंड ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम करेंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डेरिवेशन इसलिए कराया ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये आया कहाँ से, बाकी आपको तो सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए क्योंकि अपने को यूज़ सिर्फ ये पार्ट करना है। ठीक है, और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो ये पूरा डेरिवेशन आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू इन द फॉलोइंग। ठीक है, पहले में क्या पी दे रखा है अपने को, क्यू दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पी क्यू क्या आएगा, x1 माइनस x2 यही आएगा, सो 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 7 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू रूट 10। अब रूट 10 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है तो उसको अपन कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे रैशनल नंबर, तो उसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2। इसमें p क्या दे रखा है -7 और q में क्या दे रखा है -7, -4, 0, 20। तो p q अगर निकालना है तो हम क्या करें, x1 माइनस x2, सो मतलब -7 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 20, -4 माइनस 20 स्क्वायर। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, चलो ऐसे लिख देते हैं, -7 उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस -4 माइनस 20 -24 उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा √625 विच इज 25। सो पी क्यू इज 25। ठीक, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड में क्या कह रहा है, p इतना है q इतना है, तो पी क्यू निकालना अपने को, तो क्या करें x1 माइनस x2 सेम चीज, सो x1 माइनस x2, सो -4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, ये लिखोगे 3 माइनस 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो -4 माइनस 8 स्क्वायर प्लस, अब 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, यही होगा, सो विच इज 6, तो 6 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज √64 प्लस 36, तो ये आ जाएगा √100 विच इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गई अपनी पी क्यू की वैल्यू 10 क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, यहाँ भी पी क्यू लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, 4 का भी निकाल लेते हैं। 4 में पी ये क्यू दे रखा है, सो पी क्यू विल बी इक्वल्स टू √5 माइनस 7, सो 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 स्क्वायर। ठीक, सो अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये 5 प्लस 7 मतलब 12 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 -5 का स्क्वायर, राइट, तो ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, तो ये आएगा √169, तो यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा अपने पास 30। अब यहाँ पे किसी में मैं देखो यूनिट नहीं लिखी है, ठीक, क्योंकि आपको इनकी यूनिट्स नहीं दे रखी ना, ये कितना सेंटीमीटर या नहीं है, तो हमें सिर्फ यूनिट्स लिख के छोड़ना है। जैसे अगर क्वेश्चन में आता है ना तो ऐसे लिख के छोड़ के आना है बस, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 13 यूनिट्स, जो भी आ रहा है आपका आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएंगे, बहुत ईजी है। डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट्स के बीच में, हम क्या करें दोनों के ऑर्डिनेट्स का और दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लें, दोनों को सम कर दें, फिर फाइनल का स्क्वायर रूट ले लें, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आया ना तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, उसी का डेरिवेशन ही है, पर इसको डिफरेंट अप्रोच से यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एरर बहुत ज़्यादा मिल सकती है।
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने पे। देखो हमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, P एंड Q, और 2 निकालने। तो लेट से अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, इसको प्लॉटिंग के थ्रू करेंगे सॉल्व। लेट से माइनस ये 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ले लेते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पे ये -2, -4, -6, -8 इतना बहुत है। 2, 4, 6, 8, ये -2, -4, -6, -8 ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई। ठीक है, अब पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 2, 1, तो 2, 1 यहाँ आएगा P, और दूसरा पॉइंट है Q 5, -3, तो 5, -3 वो आएगा यहाँ पर। ये मैंने ज्वाइन किया, ये बनाया PQ। अब देखो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ अपने R और S के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो नीचे बनेगा अपना स्क्वायर, एक स्क्वायर नीचे बनेगा और एक स्क्वायर ऊपर बनेगा। तो अब हमें ये दोनों सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। अगर ये PQ है तो ये R होना चाहिए, ये S होना चाहिए, ये PQ है तो ये R होना चाहिए, ये S होना चाहिए। ये चीज़ समझ में है कि हमें 2 सेट्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपके दोनों तरफ बन सकता है स्क्वायर, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल लें? PQ लेंथ। तो PQ लेंथ अगर निकालें तो क्या आ जाएगा? 2 - 5 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर विच इज़ 5 स्क्वायर। सो PQ कितना आ गया अपने पास? 5। तो PQ या फिर QR या फिर RS या फिर PS, ये सारे क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर है, तो सब इक्वल होंगी। फिर अगर डायगोनल की बात करें, दैट इज PR = SQ, वो क्या होगा? √2 टाइम्स ऑफ साइड, तो 5 √। तो हमें ये पता चल गया कि साइड लेंथ कितनी है और डायगोनल लेंथ कितनी है। ठीक, तो अब हम देखना क्या अप्रोच यूज करने वाला है। इसको तो मैं रेज कर रहा हूँ, ये आप याद रखना, मैं साइड में लिख देता हूँ चाहे हो तो। PQ आ गया अपना 5 यूनिट्स = साइड, और डायगोनल वो आ गया है अपना 5 √2। डायगोनल मतलब SQ या फिर PR। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बना रहा हूँ, मैं इस पर पॉइंट्स नहीं लिख रहा। उसका रीज़न है कि थोड़ा सी मेरे को क्लैरिटी रहे। इसको स्क्वायर में और कन्वर्ट करना चाहूँ तो इतनी लेंथ काफ़ी रहेगी मेरे हिसाब से। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा स्क्वायर जैसा दिख रहा है। PQRS। अब मैं एक टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। ये जब मुझे पता है साइड लेंथ कितनी है 5, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर मारता हूँ नीचे, और ये परपेंडिकुलर इधर से मारा। ठीक, फिर ये इधर गया। अब देखना, अगर ये साइड लेंथ 5 है तो मैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ कर रहा हूँ 3, 4, 5 का। मतलब हाइपोटेनस अगर 5 है तो दोनों साइड्स 3 और 4 ही हो सकती हैं अगर इंटीग्रल है तो। वैसे तो कोई भी हो सकती है, अगर इंटीग्रल है तो यही हो सकती है 3, 4, 5। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे? 2, 1, इसके दे रखे 5, -3। तो मैंने कहा 2, 1 से मैं 3 यूनिट नीचे आया, मतलब चेंज कौन हुआ? y। 3 यूनिट नीचे आके क्या हो जाएगा? ये 2, -2। ठीक, और फिर 4 यूनिट मैं लेफ्ट में गया। यहाँ से पहले तो नीचे आया, फिर 4 यूनिट लेफ्ट में गया, तो कितना हो जाएगा? अगर ये 2 है तो यहाँ पे 2 यूनिट तो ये और 2 यूनिट ये, तो ये कितना आ जाएगा? -2, -2। ठीक, ये तो अपन ने क्या, इसको 3 किया, इसको 4 किया। आप कहोगे सर 4, 3 क्यों नहीं किया? इसको 4 करते, इसको 3 करते, वो भी कर लेंगे, पर पहले चेक करेंगे कि जो SQ अभी अपने को मिल रहा है, अगर ये 5 √2 आ गया तो अपना काम तो खत्म ना, अपना डायगोनल मैच कर गया। डायगोनल अपने को 5 √2 बनाना है, तो SQ निकाल लेते हैं यहाँ से। तो SQ कितना आ जाएगा? √2 + 5, तो 7 स्क्वायर प्लस -2 - 3, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 49 + 1, हो गया ना काम खत्म। √50 होता कितना है? 5 √2। जय राम जी की। मैं माथा फोड़ी करूँ क्यों? जब मेरा एक अजम्पशन से काम हो गया तो मेरे को S कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अरे सर पता नहीं क्या ही बता रहे हो हैं, इतना कंफ्यूज मत हो। मैंने क्या किया? P और Q के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, इतना तो पता है। PQ और S नीचे बना दिया मैंने,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, राइट एंगल ट्राइंगल की। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये राइट एंगल है, ये तो पता है ना राइट एंगल है। मैंने कहा ये यूनिट 3 है, ये यूनिट 4 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उससे ये 5 तो चेंज नहीं हो सकता ना मेरा। तो मैंने ये एक ट्रिक यूज़ करी इसको सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिकली सॉल्व करोगे बहुत देर बाद आंसर आएगा और बहुत लंबा इक्वेशन आएगा, तो मैं उसका शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 3 यूनिट नीचे लाया, 4 यूनिट इधर ले गया। तो 3 यूनिट नीचे ला के क्या हुआ, 2 से ये तो 2 x तो चेंज नहीं होगा क्योंकि x तो कांस्टेंट है, y चेंज होगा, y 1 पे था -3, सो 1 - 3 कितना हो गया -2। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -2। फिर यहाँ से अगर चले अपन लेफ्ट में कितना चलना पड़ेगा, अगर ये 3 यूनिट चले तो ये तो 4 चलना पड़ेगा, तभी तो जाके 5 आएगा। तो 4 यूनिट लेफ्ट में चले, लेफ्ट मतलब चेंज कौन होगा, x। सो 2 - 4, लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस और राइट में चलेंगे तो प्लस, ऊपर चलेंगे तो y प्लस होगा, नीचे चलेंगे तो y माइनस होगा। सो 2 - 4 मतलब -2। सो -2 अपने को s मिला। फिर हमने चेक किया s सही मिला है नहीं मिला है, तो SQ चेक कर लिया, SQ आ गया 5√2, तो मतलब अपना s सही आया है। ऐसे ही हम क्या करें, अब जब s आ गया तो अब हम r भी तो निकाल सकते हैं सेम तरीके से, ये r निकाल लिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर अपन ऑलरेडी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, तो इतनी माथापौड़ी कर क्यों रहे। अपन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके थे, पर वो अपन ने यहाँ से देखा था। ये अपन अज्यूम कैसे कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आएगा, ये तो हमने अज्यूम करके करा है ना, ठीक है। ज़रूरी थोड़ा ना इसका परपेंडिकुलर एक जगह मैच हो जाए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अजम्पशन पे चल रहे हैं, ठीक। तो अब देखते हैं वही, अगर ये 5 यूनिट है, इसको अगर 3 मान ला, पहले इसको कम किया मैंने, कम किया, कितना यूनिट्स कम कर रहा हूँ मैं, लेट से 3 यूनिट्स कम किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 2, -3। 3 यूनिट्स कम किए मतलब लेफ्ट में चला, तो 5 - 3, सो -5 - 3 कितना हो गया, 2, 2, -3। ये तो आ गया अपना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। फिर 4 पॉइंट्स नीचे आएंगे, तो मतलब चेंज क्या होगा, y। सो -3 - 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2, -7, ठीक। अब चेक कर लेते हैं p के साथ इसका डिस्टेंस, तो 2, 2, ये डिस्टेंस तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये डिस्टेंस चलो दिखाता हूँ मैं। PR अगर निकालें क्या आएगा, 2 - 2 तो 0 हो गया, 1 - 7 -7 तो 1 + 7 हो गया स्क्वायर, तो ये तो 0 है, तो ये 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना, तो ये तो 8 आ गया ना, गलत हो गया ना। तो इस बार मतलब ये 3 की जगह 4 यूनिट कम करते हैं, इसको 4 लेते हैं, तो 4 यूनिट कम किया तो ये कितना आ जाएगा, 1, -3, ठीक। और इसको 3 यूनिट कम किया तो ये कितना आ जाएगा, 1, -6, 3 यूनिट नीचे लेके आए तो 1, -6। अब चेक करो PR कितना आ रहा है, तो PR अगर चेक करेंगे तो देखना 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, फिर +1 -6, तो 1 + 6 का स्क्वायर, तो ये कितना बना, 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, हो गया √50, खत्म बात। √50 मतलब 5√2। तो अपना एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गए PR और S के, जो क्या आ गए, -2 - 2 एंड 1, -5। ये अपन ने टेक्निक क्या यूज़ करी, 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल। अभी जरूरत होना है कि नीचे की तरफ बने, ऊपर की तरफ भी तो बन सकता है, तो इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, Q साइड में ऑलरेडी है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये बनेगा राइट स्क्वायर PQRS, ये अपना एक और स्क्वायर बन गया, ठीक। सेम चीज इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले इसको क्या लेके जाऊं, 3 यूनिट राइट, मैं क्या लाया, 3 यूनिट राइट लाया इस पॉइंट से, तो चेंज क्या हुआ, x, तो x प्लस होगा ना क्योंकि राइट में ला रहा हूं, सो 3 यूनिट लाया राइट में, तो क्या हो गया 5, 1, ठीक। फिर 4 यूनिट नीचे लेके गया, 4 यूनिट नीचे लेके गया, तो क्या हो जाएगा -4, तो 5, -3, तो ये अपना सही जा रहा है। चलो इधर देख लेते हैं, अगर ये 3 यूनिट है तो इसको फर्दर अगर मैं 3 यूनिट्स लूँ, इसको फर्दर मैं 3 यूनिट्स लूँ, तो कितना आ जाएगा, 8, 1। पहले मैंने क्या किया, इसको 3 यूनिट्स लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स 5, 1, तो मैंने चेक किया इससे डिस्टेंस कि भाई ये सही आ रहा है क्या, फिर मैं 4 लेके आया तो मैच कर गया,
तो मैंने क्या किया, ये तो 4 रहने दिया, इसको 3 कर दिया, सो 8,1। अब चेक करना ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए अपनी, कितनी आनी चाहिए डिस्टेंस, 5√2। ये 1 आ रहा है तो वैसे ही नहीं आएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बनेगा सीधा सीधा, तो 6 आ गया, तो 6 नहीं है अपनी, तो ये गलत हो गया। तो अब क्या करें, तो इसको चलाते हैं 4 यूनिट, इसको चलाते हैं, ये वाला 4 यूनिट चल रहा है तो ये 3 यूनिट, तो अगर लेट से ये 3 यूनिट चल रहा है तो मतलब 3 ऊपर आया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, 5,0। 3 यूनिट्स ऊपर आया है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, 5,0, और 4 यूनिट्स राइट में आया है तो कितना आना चाहिए, 9,0। राइट, अब चेक करते हैं इसके साथ डिस्टेंस। सो 9 - 2 7 स्क्वायर, 0 - 1 1 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया √50। तो ये मिल गया अपने को आर के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही अगर एस के निकालने हैं तो एस के निकालने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपन यहाँ से चले 3 यूनिट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5,1, फिर ऊपर चले 4 यूनिट्स तो 5,5। अब देखो वापस 5 5 मैच कर गया तो 0 हो जाएगा, तो 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर वापस 8 आ गया, तो मतलब ये गलत है। तो इसको कितना चलाना है अपने को, 4 यूनिट 3 की जगह, तो 6,1, और फिर ऊपर चलाना है 3 यूनिट्स तो 6,4। अभी थोड़ा सा तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा हैबिचुअल होगा कि आप कैसे कर रहे हैं। तो 6,4 का 5,-3 से डिस्टेंस देख लेते हैं, तो 6 5 डिफरेंस क्या आएगा 1, 4 - 3 डिफरेंस कितना आएगा 7, सो 4 + 3 7, 6 - 5 1, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर फिर से बन गया √50, और वही चाहिए था। तो इस तरह से हमने 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए आर एंड एस के। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, यहाँ तो स्क्वायर था, यहाँ रेक्टेंगल दे रखा है। तो अब देखना, इसको मैं प्लॉट करता हूँ, रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है अपने को, सबसे पहले एक्सिस डिफाइन कर दूँ मैं, 2 4 6 8 -2 -4 -6। अच्छा, माइनस में है तो इतना माथा फोड़ी करेंगे नहीं, ये नेगेटिव में ले तो -2 -4 -6 -8 2 4 6 8, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पी के हैं 4, -1 4, -1, ये तो आ गया पी, और आर है 1, 3 1, 3, ये आ गया आर। ठीक है, तो अब क्या करें, ये तो रेक्टेंगल है, ये मैंने ज्वाइन किया, ऐसे ही तो बनेगा रेक्टेंगल। अगर ये P है, ये R है, ये तो डेफिनेटली 90 चाहिए, ये भी 90 चाहिए, ये भी 90 चाहिए, ये भी 90 चाहिए, तो ये तो सीधा सीधा चलाना है। राइट, ये आसान हो गया ना अपना, 1, 3 4, -1। अब यहाँ पे क्यू एस क्या लोगे, क्यू यहाँ ले सकते हो, एस यहाँ ले सकते हो, या फिर इसको क्यू बोल सकते हो और इसको एस बोल सकते हो, कि पी क्यू आर एस ऐसे बन जाएगा, पी क्यू आर एस ऐसे बन जाएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ से अब कितना यूनिट चलना है, अब ये डिस्टेंस देख लेते हैं अपन, पी आर डिस्टेंस देख लेते हैं, ये कितना आता है 4 -1 का स्क्वायर, फिर 3 + 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब 5 यूनिट्स आ गया। तो डायगोनल कितना अपने पास 5 यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 4 यूनिट ये होगा और 3 यूनिट ये होगा, या फिर 3 यूनिट ये होगा 4 यूनिट ये होगा। तो पहले 3 यूनिट मार के देख लेते हैं, 3 यूनिट लेफ्ट में चला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 4 - 3, तो 1, -1। अब देखना ठीक इसके सामने अगर जाएंगे, अगर ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये तो लाइन एकदम पैरेलल होनी चाहिए ना इस लाइन के, या फिर परपेंडिकुलर टू दिस वाई एक्स एक्सिस होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने ये तो मारा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो 1 से चलेंगे तो 1 पे ख़त्म होंगे, एक्स थोड़ा चेंज होगा, तो एक्स कांस्टेंट है, तो वो आ गया अपना 1, और ये डिस्टेंस -3, -1 और ये 3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 4 और ये आ गई 3। ठीक, तो ऐसे ही इधर 3 यूनिट्स चलेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,
3, यही आएगा। अब ऐसा भी तो सकता है इसको 4 यूनिट्स ले लेते हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 यूनिट्स लेके चलता हूँ। तो पहला सेट तो ये लिख लेते हैं 1, -1 और दूसरा ये आ गया 4, 3। अब दूसरा सेट लेते हैं। अगर इसको 4 यूनिट्स चलाया मैंने, 4 यूनिट्स चलाया तो ये कितना आ जाएगा 0, -1। फिर अगर यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे इसकी आर की, तो वो कितनी आएगी 1, 4, √17। तो √17 एंड √17 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये डिस्टेंस अपन ने कितनी ली है 4 यूनिट्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16, यही आएगा ना। तो ये कितना हो गया √33, जबकि अपने पास ये डिस्टेंस कितनी थी 5 यूनिट्स, तो गलत हो जाएगा। तो रेक्टेंगल में तो बहुत आसानी से आ गया, अपने पास एक ही सेट बनेगा क्योंकि इसमें P और R दे दिया। अगर इसमें P और Q दे देता तब इसमें भी 2 सेट्स बनते, पर इसने डायगोनल दे दिया तो अपना काम आसान हो गया कि अब हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, क्योंकि डायगोनल तो ऐसे ही बनेगा ना। अगर मैंने डायगोनल बना दिया तो रेक्टेंगल आप ऐसे ही तो बना सकते हो उसके बाद। और कोई तरीका है रेक्टेंगल बनाने का इसके ऊपर, अगर ये डायगोनल है तो नहीं है ना, कि 2 ट्रायंगल बनाने ही है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक नीचे बनेगा एक ऊपर बनेगा, बात करता हूँ। तो डायगोनल देखिए काम आसान हो गया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, -1 एंड 4, 3। अब ये Q और S के किसी के भी हो सकते हैं, तो 2 सेट्स बन सकते हैं। Q के लिए A के ले लो, फिर ये S के लिए हो जाएगा, फिर अगर Q के लिए ये ले लोगे तो S के लिए ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल अगर आप ग्राफ से करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम लगा है क्योंकि मैंने आपको समझाया है, जब आप करने बैठोगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, पहले तो है क्या भला वो समझ लेते हैं। लेट्स से 2 कोई पॉइंट्स हैं P एंड Q। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ x2, y2। अब ये किसी पॉइंट A से जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं m/n में डिवाइड हो रहा है। ये लाइन सेगमेंट जो है PQ किसी पॉइंट A से m/n में डिवाइड हो रहा है और उस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो x की वैल्यू यहाँ पे होती है m × x2 प्लस n × x1 होल अपॉन m + n, और y की वैल्यू होती है m × y2 प्लस n × y1 होल अपॉन m + n। ये तो हो गया सीधा सीधा फॉर्मूला। अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो वो देखिए कि लेट्स से मैंने ये लाइन बनाई है, ये PQ है, P और ये है Q। इसको चलो ऊपर लिख देता हूँ, और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने A। ठीक है, तब मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से डाला और यहाँ से डाला। ये परपेंडिकुलर जैसा दिखना चाहिए, हाँ अब दिख गया। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक, तो अगर मैं ये 2 ट्रायंगल्स देखूं, लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं B और C। तो अगर PB की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना है टोटल x और ये डिस्टेंस कितना है x1, तो PB कितना हो जाएगा x - x1। ठीक, और अगर मैं बात करूं इसकी PC की, तो ये ओरिजिन से कितना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है x2 और ये डिस्टेंस कितना है, और लेट्स ये डिस्टेंस कितना है x1, तो PC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 - x1। ठीक है, ये मैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा इसमें। ये डिस्टेंस अपने को पता है कितनी होनी चाहिए, ये y है यहाँ पे और ये y1 है, ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस y2 है। तो अगर ये निकालनी तो y - y1 इसको लिख सकता हूँ, राइट। और अगर इसको लिखना है QC को तो क्या लिखूंगा y2 - y1, ये चीज़ होगी। अगर यहाँ पे देखें ट्रायंगल PAB, PAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PQC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल कॉमन हो गया और ये दोनों 90 हैं।
तो ये एंगल भी अपने आप इक्वल आ जाएंगे, एंगल PAB एंड एंगल PQC। तो अपन कह सकते हैं बाई ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी या डबल ए सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, कि भाई PAB एंड PQC आर सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। PAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQC। और सिमिलर ट्राइंगल में रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। अब देखना PAB लिखा है और PQC लिखा है तो सेम ऑर्डर रहेगा, तो मतलब PA अपॉन PQ इक्वल्स टू PB अपॉन PC इक्वल्स टू AB अपॉन QC। ठीक, मुझे तो बेसिकली क्या चाहिए, PA और AQ का रेशियो चाहिए, PA और AQ का रेशियो। AQ कहाँ गया मेरा, AQ आ नहीं रहा है, ओके चलो निकाल लेंगे वो, ठीक है। सो PA, मैं अभी PA लिख लेता हूँ और PQ डिस्टेंस निकाल सकता हूँ पर मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। PB ये मेरे पास है x माइनस x1, PC ये मेरे पास कितना है x2 माइनस x1। ठीक, इसके बाद अब मैं देखूं AB डिस्टेंस कितना है मेरा y माइनस y1, और अगला है QC, वो डिस्टेंस कितना है y2 माइनस y1। ठीक, तो अब मैं क्या करूं, पहले इन दोनों को साथ ले लेता हूं, फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साथ ले लूंगा। तो अगर ऐसे लिखना चाहूँ इसको उल्टा लिख देता हूँ, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू PA अपॉन PQ इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। पहले इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से अपने को x मिलने वाला है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ से y मिलने वाला है, ये समझ में आ रहा है। ठीक, इस फॉर्मूले को बाद में देख लेंगे, मैं डेरिवेशन अभी पूरा समझा देता हूँ। तो इसको मैंने इक्वेट किया, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, अब इसको लिख रहा हूँ मैं PA अपॉन, अब PQ क्या है, PQ यही तो है PA प्लस AQ, हाँ कि ना, यही तो चीज़ है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिविडेंडो लगा दूंगा, इस पर क्या लगा दूँ, डिविडेंडो। सो x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1, यही तो होगा। a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d, सो a अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू c अपॉन c माइनस d इक्वल्स टू PA अपॉन PA माइनस PA प्लस AQ। अपने को बेसिकली ये तो चाहिए PA और AQ का रेशियो, उसी के टर्म्स में देख लेते हैं। नहीं तो आप एक काम करो, इसको लिखो, चलो मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। ये m ले लेते हैं और ये n ले लेते हैं कि m रेशियो n में दे रखा है, तो यहाँ से आसान हो गया। PA कितना हो गया m, और PQ कितना हो गया m प्लस n। आप कंफ्यूज मत हो, इतना तो क्लियर है ना कि अपन ने तो ये तो बात करी थी कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है कोई दो पॉइंट्स हैं PQ, जिनको एक नया पॉइंट A किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। सो PA रेशियो AQ m रेशियो n होता है। तो PA कितना हो गया, अगर m है तो ये AQ कितना होगा n, तो अगर PQ की बात करें तो m प्लस है, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस x1 इंटू एम प्लस एन इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू एम। खोल देते हैं इसको, तो कितना आएगा x इंटू एम प्लस एन। मैं x, क्योंकि x निकालना है तो फालतू मल्टीप्लाई करके क्यों माथापोड़ी करूँ, मैं सीधा इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस x1 इंटू एम प्लस एन, और यहाँ पे क्या आएगा x2 m माइनस x1 n। इसको उठा के उधर लेके जाते हैं, x इंटू एम प्लस एन इक्वल्स टू x2 m माइनस x1 m, फिर ये माइनस हो जाके उधर प्लस हो जाएगा, प्लस अभी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x1 m, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1 n, x1 m प्लस x1 m माइनस। तब देखो क्या हो गया, m x2 प्लस n x1 होल अपॉन m प्लस n, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर ये x की वैल्यू आई तो y की भी तो सिमिलर आ जाएगी, तो y क्या आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर आपको चेक करना है तो ये डेरिवेशन खुद करके देखना,
इस वैल्यू को इक्वेट करना और देखना वहाँ से ये रिजल्ट आएगा। ठीक, तो आई होप आपको डेरिवेशन भी समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर आप स्कूल में हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर अगर कहीं प्रूफ पूछ लिया। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब भूल जाना, आपको सिर्फ इन दो से मतलब होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी तो अपन ने बात करी थी सेक्शन की। कौन सा सेक्शन? इसे कहते हैं इंटरनल सेक्शन, मतलब ये दो पॉइंट्स के अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा है। एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन। एक्सटर्नल सेक्शन मतलब कोई पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट ए है, फिर ये इसको डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ले लेते हैं वही x1 y1, कोऑर्डिनेट्स इसके हो गए, x2 y2 इसके हो गए, और इसके हो गए x, y। अब ये सेम चीज अगेन, पी ए रेशियो क्यू ए इज m रेशियो n। पी ए मतलब ये पूरा और क्यू ए मतलब ये इतना। इसमें तो पी ए इतना था, इसमें क्यू ए इतना था, पर यहाँ पे पी ए बड़ा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे x क्या होता है? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y होता है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। बस माइनस लग जाता है, इतना ध्यान रखो। ठीक, अगर एक्सटर्नली सेक्शन कर रहा है, अगर इंटरनली सेक्शन है तो प्लस आएगा, अगर एक्सटर्नली सेक्शन कर रहा है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने m और n इसलिए नहीं लिखा क्योंकि m तो पूरा है, m तो क्या है, पी ए m है, इसलिए मैंने यहाँ सेपरेटली लिखा है पी ए रेशियो क्यू। ठीक, ये चीज़ समझ में। चलो सवाल करते हैं इस पर बेस कुछ। चलिए सवाल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। ठीक है, ये बना देते हैं अपन लाइन। पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? -1,7 एंड 4,-3, और पॉइंट ले लिया यहाँ पे कोई a, और ये रेशियो क्या दे रखा है? 2:3। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, ये m और ये m। ये ऑर्डर में ही लेना, क्योंकि जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में लिखना। -1,7 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक, अगर ये ऊपर नीचे कर दो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब x अपन जानते हैं क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो वैल्यूज रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है? 2, और x2 कितना है? 4, प्लस n की वैल्यू कितनी? 3, और x1 कितना है? -1, और m प्लस n 2 + 3। ठीक, सो 8 - 3 ये आ गया 5/5, तो ये तो आ गया x तो आ गया अपना 1। ठीक, अब निकालते हैं y। तो y के लिए वही my2 प्लस ny1, चलो लिख ही देते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। m कितना है? 2, और y2 कितना है? -3। सो 2 × -3 प्लस n कितना है? 3, और y1 कितना है? 7। सो 3 × 7 होल अपॉन m प्लस n, वो कितना हो गया? 2 + 3। तो -6 + 21 कितना आ जाएगा? 15/5 विच इज इक्वल्स टू 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 1,3, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। ठीक है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, आसान है सॉल्व करना, बस आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स डिवाइडेड बाय x एक्सिस। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट्स बना लेते हैं। ये कितना है? 2, -3, और ये है 5,6, और ये कोई पॉइंट है A, जो बेसिकली है क्या? x एक्सिस है। मान लेते हैं एक्सिस इस तरह से जा रहा है, वो ये भी तो हो सकता है कुछ पॉइंट, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन इस तरह से बन रही हो। ठीक है, तो उसको देख के नहीं सोचना है कि भाई ये इस तरह से कैसे बना दिया आपने। आप अगर कार्टेशियन प्लेन में इसको डिफाइन बनाओ, सो 2, -3 कहाँ आएगा? लेट्स से 1, 2, अच्छा 5 तक जाना है, तो रुको इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है। 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो 5,6 कहाँ आएगा? 5,6 यहाँ आएगा, और 2, -3, सो 2, -3, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 4, यहाँ आएगा 2, -3। तो यही तो पूछ रहा है। अब बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? बेसिकली ये तो पूछ रहा है
तो अपन मान लेते हैं m रेशियो n में डिवाइड करता है इसको, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, x कोऑर्डिनेट तो नहीं पता अपने को, वो x ले लेते हैं, y कोऑर्डिनेट तो पता है ना 0 होगा, x एक्सिस पे y तो 0 होता है, तो ये तो पता है ना अपने को 0 होगा, यहीं से अपने को सोल्यूशन मिलेगा। तो अपने को पता है ना y कितना होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो लिख देते हैं y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कितना है 0, तो m प्लस n उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आएगा my2, m कितना है m ही ले लेते हैं, y2 कितना है 6 इंटू 6 प्लस n कितना है n ही है, और y1 कितना है -3 इक्वल्स टू क्या है 0। y 0 हो गया तो m प्लस n मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही बनाएगा, डिनोमीटर ले बाद में 0 कर दोगे, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना आ गया 6m माइनस 3n इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ गया 6m इक्वल्स टू 3n, तो m अपॉन n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/6, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं m रेशियो n इज 1:2, तो मतलब ये लाइन 1:2 में, ये एक्सिस 1:2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक। कॉन्सेप्ट सेम है, अपन ने कुछ चेंज नहीं किया, बस क्वेश्चन को जिस तरह से दिया है उसको समझा, इंटरप्रेट किया, उसके बाद सॉल्व किया। और यही करना होता है मैथ्स में कि अपने को एकदम से फॉर्मूले पे जंप नहीं करना, पहले समझना है कि फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, फॉर्मूला यूज़ करना ना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला तो सब याद कर लेंगे, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कहाँ से आ गया? भाई साहब ट्रायंगल में वर्टिसेस कितनी होती हैं 3, तो यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स ले सकते हैं ना अपन रैंडम प्लेन में, ये ले लिया एक पॉइंट, ये ले लिया दूसरा पॉइंट, ये ले लिया तीसरा पॉइंट, इनको करा ज्वाइन, बन गया ट्रायंगल। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 ले लिए, ये कॉमा बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x2, y2, और ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x3, y3, ठीक। तो इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो डिफाइन कैसे होता है, डेल्टा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ x1 लिखा y2 माइनस y3, ठीक। फिर x2 लिखा y3 माइनस y1, फिर x3 लिखा y1 माइनस y2। ऑर्डर में चलना 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब चलेगा तो ऐसे ही 1 2 3। अगर ये पहले आ गया, ये पहले लिखा 2 3, अगर ऐसे लिखा तो 1 तो अपने आप शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, फिर अगर पहले 3 लिखा तो 1 फिर 2, ये शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, मतलब ये पीछे जाएगा, ये ऐसे उठ के आगे चला गया, फिर ये उठ के आगे चला गया, इस तरह से मानते जाओ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो ये अपना फॉर्मूला है। अब इसका डेरिवेशन तो बहुत लंबा है, मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इतना लंबा डेरिवेशन है, कराते कराते मेरी आत्मा बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो अपना को सिर्फ इतना समझना, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी दिस। अब इसी ट्रायंगल में एक चीज़ और देखते हैं कि जो मीडियंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से ये आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसे कहते हैं सेंट्रॉइड। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इन और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। जिसके कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या हो गए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सभी एब्सिसा का सम करो बाई 3, सभी ऑर्डिनेट्स का सम करो बाई 3, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली, ठीक। अगर इसको डेराइव करना है, ये क्या बोला मैंने, मीडियन, मतलब ऑपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, यही चीज़ है। अगर ये सारी मीडियंस हैं, लेट्स से पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ठीक। अब जो अपना मीडियन है ए डी, इसकी एक स्पेशलिटी है दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। अब अपने को इसमें सेक्शन फॉर्मूला तो लगा देंगे ए डी में, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लें। तो डी क्या है? मिड पॉइंट है इन दोनों का। तो अगर देखें ये 1:1 में तो डिवाइड करेगा इसको, राइट। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 1:1 में, इसी रेशियो में डिवाइड करने वाला है बी डी एंड सी डी को 1:1। तो अगर देखें m x2 मतलब x3 प्लस m
x2 प्लस m n x2, तो कितना आ जाएगा x2 अपॉन m प्लस n2, तो ऐसे ही y2 प्लस y3 बाई 2, ये लिख सकते हैं ना इसके कोऑर्डिनेट्स अपन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ AD को, ये AD लाइन आ गई अपनी, A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक, G मैंने यहाँ पे ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालना है x, y, पर ये पता है ये 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, x क्या होगा m x2, सो 2 इंटू दिस, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x2 प्लस x3 प्लस n इंटू x1, सो 1 इंटू x1, तो x1 आ जाएगा एज इट इज अपॉन 2 प्लस 1 3, तो यही आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये लिखा है। तो सिमिलरली y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिल जाता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं अगर हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखो आप दोनों। ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। अब इसमें कई बार बन जाता है, तो बताओ कि भाई k की किस वैल्यू के लिए ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 1 2 3। अगर ये 3 कोलिनियर नहीं है तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल ही तो बनेगा। 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, आप कैसे भी ज्वाइन कर लो, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, या इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ही करोगे ज्वाइन। तो ये दोनों पॉइंट्स तो कोलिनियर है, ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा ना। तो 2 तरीके होते हैं, या तो ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो, या फिर लेट्स से ये पॉइंट है A B C, सो AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। अब कहोगे सर हमें कोऑर्डिनेट्स देख के कैसे पता पड़ेगा कौन किस किस का सम करना है, तो सीधा लिखो ना, सम ऑफ एनी 2 इक्वल्स टू थर्ड, सम ऑफ एनी 2, सम ऑफ 2 कह सकते हो, एनी 2 तो मत लिखो इसको, टेक्निकली थोड़ा गलत हो जाएगा। सम ऑफ 2 इक्वल्स टू थर्ड, तो ऐसा हो सकता है ना, ये B पॉइंट आगे हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये C है और ये B है, तो इसमें क्या हो जाएगा AC प्लस BC इक्वल्स टू AB। पर ये श्योर है 2 का सम तीसरे के इक्वल है, तभी तो कोलिनियर बनेंगे। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल ना देखिए, वो पूछ लेता है बताओ ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए 0, कि ट्राइंगल जब बना ही तो एरिया कहाँ से आएगा, उसका एरिया 0 होगा, तो इसको 0 रख देंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक मॉड लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर एरिया तो मॉड में ही मतलब पॉजिटिव आता है, क्या बात कर रहे हो भाई, सब कोऑर्डिनेट्स हैं, ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते। लेट्स से ये आपका प्लेन है, ये बना दिया मैंने ट्राइंगल, ये पॉजिटिव है y, यहाँ पे y और x दोनों नेगेटिव हैं, और अगर मैंने ऐसे बना दिया तो यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव हो गए ना, तो एरिया तो नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि आप ये तो क्या ले रहे हो, कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो, ये तो नेगेटिव हो सकते हैं ना, ये तो सिर्फ पोजीशन डिफाइन कर रहा है, रेस्पेक्टिव पोजीशन विद ओरिजिन, राइट। तो ये तो नेगेटिव आ सकता है, तो ये नेगेटिव ना है, इसके लिए हम मॉड लगा देंगे। बस इसका ध्यान रखना कि एरिया नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर देना, बाकी और कोई लोचा नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक, चलिए अब सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 4,5, 10,12 एंड 3,5। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। ठीक, सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला अपन ने देखा था, हाफ इंटू x1 कितना है 4, x1 इंटू y2 माइनस y3, सो 12 माइनस 5 प्लस x2 वो कितना है 10, y3 विच इज 5 माइनस y1 वो भी 5 है, ठीक है, प्लस x3 वो 3 है, y1 माइनस y2 5 माइनस 12। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ ये कितना आएगा 4 इंटू 7 प्लस ये तो हो गया 0, और ये कितना आएगा 3 इंटू माइनस 7। ठीक, तो ये कितना आ गया 1/2 28 माइनस 21, तो
तो ये आ गया 7/2 या फिर कह सकते हैं 3.5। अब यहाँ पे लिख दोगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि भैया आपको नहीं पता कि ये किस फॉर्म में दे रखा है, सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है, हमको नहीं पता, तो अपन इतना लिख के छोड़ देंगे। तो ये अपना एरिया आ गया इस ट्राइंगल का, जिसकी वर्टिसेस क्या है 4, 5, 10, 12 एंड 3,5। ठीक, अब हमें क्या निकालना है इसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 + x2 + x3/3, सो 4 + 10 + 3/3 एंड y क्या होता है तीनों का सम by 3, सो 5 + 12 + 5/3। तो यहाँ से अगर निकालें कितना आ जाएगा 17/3, कॉमा ये कितना आ जाएगा 22/3। यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है कि आपने फॉर्मूला बड़ा सा देखा तो आंसर पता नहीं कैसे आएगा, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने को तो फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए बस, और आंसर आसानी से आता है। फॉर्मूला ही बड़ा है, आंसर तो बहुत छोटा आता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने 1-2 तरीके सिखाए आपको, या तो आप डिस्टेंसेस निकाल लो, 2k, 3, 1, -1, -3, ये 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स से ये a है, ये b है, ये c है। AB निकालो, BC निकालो और फिर AC निकालो। इसमें k की टर्म्स में 2 इक्वेशन बनेंगी, वो आपको देखनी पड़ेगी किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। दूसरा तरीका, मैंने आज तक कभी इसको यूज़ नहीं किया, मैं तो बस बता रहा हूँ ताकि आप पूछो ना कि सर दूसरा तरीका भी तो बताओ, आपने बताया नहीं इसलिए बता दिया। मैं कभी यूज़ ही नहीं करता इसको, फालतू तरीका है। कौन इतनी माथाफोड़ी करे यार, स्क्वायर रूट को सॉल्व करना बहुत बड़ा हेडेक होता है, मैं उससे बचता हूँ। स्क्वायर रूट को सॉल्व करना, अरे यार साइड हटाओ, अपन तो इसको यूज़ करेंगे जो ट्राइंगल का एरिया है। अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए 0, तो 0, चलो इसको लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, यही तो है अपने पास x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही तो है। और जब कोलिनियर है तो ट्राइंगल है ही नहीं, जब ट्राइंगल ही तो एरिया कहाँ से आएगा, सही बात है। तो इसको 0 कर देंगे, इसको 0 किया तो हाफ भी हटा दिया और ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब रख दो सबकी वैल्यू, x1 कितना है 2, सो 2 इंटू y2 - y3, सो 1 - -3, तो 1 + 3 प्लस, अब क्या आएगा x2 कितना अपने पास 3, y3 -3 - k, सो -3 - k प्लस x3 वो कितना है -1, y1 - y2, सो k -1। ठीक, ये इक्वल्स टू क्या है 0। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा डेल्टा हाफ। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 4 × 2 8 प्लस ये कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करें -9 और -3 के, यही आएगा 3 × 3 9, माइनस लग जाएगा। अब फिर आगे देखें तो ये माइनस लगाता हूँ और k -1 एज इट इज लिख देता हूँ, -1 से प्लस को मल्टीप्लाई करें, हट गया, इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 8 - 9 - 3k, अभी माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो -k + 1 इक्वल्स टू 0। सो ये देखो 8 + 1 9 -9 0, सो -4k इक्वल्स टू 0। तो k कितना होना चाहिए 0। आप सोचोगे सर पता नहीं कैसा सवाल कर दिया आपने, k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाके ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर आप इसको प्लॉटिंग के थ्रू देखना चाहो, कई बार मैं प्लॉटिंग के थ्रू भी करता हूँ, प्लॉटिंग के थ्रू देखते हैं। 3,1 को तो दिखा सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखना प्लॉटिंग के थ्रू 3,1 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या है 2, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, उसका अगला पॉइंट क्या है -1, -3, -1 मतलब यहाँ पे होगा 1 2 3, यहाँ ले लेता हूँ, हाँ -1, -3। तो कुछ इस तरह का पॉइंट होगा ये 1 2 3 यहाँ पे था ना, हाँ ये रहा, तो कुछ इस तरह का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखने से लगता है मेरे को 2,0 आ रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करूँगा तो निकल जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आएगा क्योंकि आपकी ये स्केलिंग प्रॉपर नहीं है।
मैंने ट्राई किया थोड़ा थोड़ा स्केलिंग प्रॉपर, इसलिए मुझे थोड़ा सा सही भी दिख रहा है, वो थोड़ा थोड़ा सही आ रहा है। लेकिन अगर आपकी स्केलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो डायरेक्ट बना के देख लेना, नहीं है तो छोड़ो, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है ही, उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। इससे जल्दी हो जाएगा सॉल्व और अपने को डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टेंस में आपके पास क्या है, स्क्वायर बनेगा, के का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा कौन से 2 का सम है ये, ठीक। तो वहाँ पे पढ़ने की जगह सीधा सीधा एरिया रखो, जल्दी सॉल्व होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आएगी, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। बस यही टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, या कई जगह हम यूज़ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। तो चलो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।